तो हमने डी कार्बोक्सिलेशन भी कर लिया था, ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो डी कार्बोक्सिलेशन में हमने क्या क्या सीखा था, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें। उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम। रिएजेंट हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, -CO2 कर देता है। किससे करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। और इसको हमने क्या बोला था, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन। एक कार्बन इसके अंदर कम हो जाता है। ये कॉल्ब्स रिएक्शन में क्या हो रहा था, वहां पर भी एक कार्बन कम हो रहा था, लेकिन दो मॉलिक्यूल आकर के आपस में कंबाइन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है और उसमें से एक कार्बन निकल जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके हमने अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक है। हम्म। अब दो तीन रिएजेंट और हैं हमारे पास, उनका भी देख लेते हैं नाम। एक है रिडक्शन करते हैं ये और एल्केन्स बनाते हैं। हम्म। हम्म। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फुल फॉर्म लिखिए इसकी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी भी फुल फॉर्म लिखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरा है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ये तीनों रिएजेंट क्या काम करते हैं, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजिनेशन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, ये रिडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब बताओ, इतनी मरतबा रिपीट कर दिया, याद तो ही जाना चाहिए, ठीक है। हाइड्राइड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जब रिएक्शन करता है तो अपने अंदर से H- निकालता है हाइड्रोजिनेशन करने के लिए, ठीक है। ये भी जब रिएक्शन करता है तो H- निकालता है, और ये भी जब रिएक्शन करता है तो H- निकालता है, और H- को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। लिख लिया। अब इम्पोर्टेंट बात और आ जाइए,
जब हम एल्काइल हैलाइड किसका रिडक्शन कराते हैं यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड याद है ना, फॉर्मूला क्या था, आर एक्स, एक्स ये हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन है, ये हो गया एल्काइल हैलाइड। तो ये कितने तरीके के होंगे बोलिए, एक होगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दूसरा 2 डिग्री, तीसरा 3 डिग्री। बनाने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। 1 डिग्री क्या होगा, चलो बना देते हैं। 1 डिग्री कैसा होगा, RCl, ये 1 डिग्री हो गया, बल्कि ऐसे ना बना करके ऐसे बनाए तो और ठीक हो जाएगा, RCH2Cl, ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री। 2 डिग्री क्या हो जाएगा, RCH, RCl, ये 2 डिग्री हो गया, है, दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। 3 डिग्री क्या हो जाएगा, RCl, ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है, गुड। तो देखिए, जब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इनका रिएक्शन कराऊंगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ये तो मुझे देंगे एल्केन, क्या देंगे, हैलोजन हट जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं 3 डिग्री का कराऊंगा तो ये मुझे देगा एल्कीन, ये आपको याद रखना। 3 डिग्री क्या देगा, एल्कीन। 3 डिग्री में हाइड्रोजन देने की बजाय क्या कर देता है, और उसमें से एक हैलोजन के साथ हाइड्रोजन भी रिमूव कर देता है, तो डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, चलें आगे। अब आ जाइए सोडियम बोरोहाइड्राइड के ऊपर, ये क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसका भी रिएक्शन कराइए, तो 1 डिग्री का ये कुछ नहीं कर पाएगा, यानी इसका हाइड्रोजनेशन नहीं कर पाएगा, इसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा, इसके को एल्केन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री को कर देगा। ठीक है, हो गया। अब आ जाइए ट्राईफिनाइल, फिनाइल लेना है, फिनाइल ग्रुप याद है, शक्ल नहीं याद है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन यहाँ से मैंने निकाल लिया, ये बेंजीन है, हाइड्रोजन जब इसके साथ लगा हुआ, और जब निकाल लिया तो इतना पार्ट क्या हो गया, फिनाइल, और इसका शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीएच, ठीक है। तो 3 पीएच लगे हुए हैं, किसके साथ, टिन के साथ, टिन मेटल होता है, याद है ना, इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्टेनस, पीरियोडिक टेबल में देखिए स्टेनस, ओके। तो ट्राईफिनाइल स्टेनिक हाइड्राइड, ये 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ, तीनों डिग्री के साथ रिएक्शन कर जाता है और तीनों को रिड्यूस कर देता है। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना है, और याद करके हमें
चलिए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ROH। अभी एल्केन बना रहे हैं हम लोग, इसका रिएक्शन कराएंगे HI प्लस रेड फास्फोरस से। HI हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फास्फोरस। अब देखिए क्या होगा, ये HI इसके अंदर से OH को निकाल लेगा, ROH प्लस HI, तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RI बन, क्या है ये, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है ना, अब आयोडीन है तो नाम लिख देते हैं, एल्काइल आयोडाइड बन गया। ओके गुड। अब ये जो एल्काइल आयोडाइड है, ये फर्दर HI से रिएक्शन करेगा दोबारा अगले स्टेप में। मैंने 2 स्टेप में बता दिया है, आप थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग मानूस हो जाएंगे तो एक स्टेप में इसको कर देंगे। तो ये क्या कर देगा, ये इसका रिडक्शन फर्दर कराएगा और निकाल देगा I2 और साथ में बन जाएगा RH। ये क्या बन गया, एल्केन। जितने कार्बन का अल्कोहल था उतने कार्बन का क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, और रेड फास्फोरस का क्या काम है कि ये जो I2 निकला है, इस I2 से रेड फास्फोरस फटाफट रिएक्शन करके इसको PI3 फास्फोरस आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इस रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए इसका एक प्रोडक्ट बना करके दिखाइए। OH बताइए क्या बनेगा, HI प्लस रेड फास्फोरस से, कंपाउंड का नाम बताइए। बन गया, क्या बनेगा, HI रेड फास्फोरस। क्या करना है, खाली OH को हटा करके और H लगा देना है, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन नहीं, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का ब्यूटेन बन गया। वो भी कौन सा वाला, नॉर्मल ब्यूटेन, यानी सीधी चेन है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का ब्यूटेन बन गया। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है। अच्छा एक और कर लेते हैं, एक टर्म नई सीखते हैं, और गैनो मेटेलिक कंपाउंड्स।
नाम सुना है पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मेटल हो और उसके साथ कार्बन। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो भी होंगे उन सबका नाम क्या होगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, और जिसका सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है RMgX। ठीक है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम है, बोलिए किसी को याद है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आदमी ने कभी ना कभी तो सुना ही होता है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है। इसको इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने लिया R, या ऐसा करता हूँ, सॉरी, C2H5MgBr, ये ले लिया। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। ठीक है, इसका मैंने रिएक्शन कराया किसके साथ कराऊं? कराया C3H7COOH। क्या कराया? क्या नाम है इसका? नाम बोलो। ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ से निकालेगा। ये मैं यही बता रहा हूँ, आप लोग अपने इसे लिख लीजिए। और इस ये जो C2H5 है, C2H5, ये मेटल के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेटल जब होता है तो मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। मेरी तरफ देखें सब लोग, मेटल क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करने, सबसे कम का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो हमेशा इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कार्बन की इसके मुकाबले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कार्बन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये जो H पॉजिटिव पार्ट है, इस पे क्या आया? डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आया? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये H पॉजिटिव यहाँ आकर के अटैक करेगा और क्या प्रोडक्ट बना देगा? C2H5H, यानी C2H6। क्या है ये? इथेन। इथेन बन गया। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन में, अगर यहाँ पे 3 कार्बन वाला होता तब तो प्रोपेन बन जाता। क्यों भाई? बोलो। जितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड रीजेंट में एल्काइल पार्ट होगा उतने कार्बन का एल्केन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब यही देखो, सेम रिएक्शन मैं करा दूं H2O से, तो यहां से भी इसको क्या मिल जाएगा? H पॉजिटिव मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? H2O जो वाटर है वो आयोनाइज हो जाता है, सेल्फ आयोनाइज H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो वो H पॉजिटिव इसको जब मिलेगा तो फिर से ये क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। तो इससे भी यही प्रोडक्ट बनेगा, इथेन। है, तो क्या समझ में आया कि इसको H पॉजिटिव मिलना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं से भी मिल जाए, फौरन क्या करेगा? उसका एल्काइल पार्ट एल्केन में
बदल जाएगा। और कहीं से बताओ कहाँ से लूँ? लो, अमोनिया से ले लेता हूँ, NH3 से। इससे भी H पॉजिटिव खींच लेगा, इससे भी H पॉजिटिव खींच लेगा, और खींच करके फिर से यही बना देगा। लिख रहे हैं सारे स्टेप हैं? अमोनिया वाला भी लिख लिया। और कहाँ से दिलाऊं इसको? लो, ROH अल्कोहल से भी दिला दिया। यानी इनमें से किसी से भी गिरिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराओ तो क्या करेगा? उसे किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है, उसे तो खाली ये देखना है, एक आंख उसको जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि क्या उसको H पॉजिटिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर H पॉजिटिव मिल रहा है तो क्या करेगा? उसको ले करके फौरन एल्काइल के साथ मिलके एल्केन बना देगा। ठीक है? क्या? नहीं बेटा, कंबाइन नहीं होंगे। हाँ, सिर्फ यहाँ से क्या मिलेगा लेगा ये सिर्फ H पॉजिटिव लेगा, बाकी को भाड़ में जाने देगा। ठीक है? आप पूरा प्रोडक्ट जानना चाहती हैं तो मैं बता देता हूँ। क्या बन जाएगा? ROMgBr, ये बन जाएगा। ठीक है? ये RO पार्ट इससे जाके जुड़ जाएगा, और सब में यही होगा। यहाँ पे OH पार्ट जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये वाला कार्बोक्सिलिक पार्ट जुड़ जाएगा। तो एल्केन बनाने का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सीखा आपने यहाँ पर, और साथ में ये सीखा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस बीमारी का नाम है और ये कितना यूजफुल है। चलिए, ठीक है, चलूं आगे, हटा दूं पेज? चलिए, अब मैं आप लोगों को एक कंपाउंड दे रहा हूं, और CH3 CH2 CH2 COOH। ओके, इसका मैंने रिएक्शन कराया सोडा लाइम से, तो प्रोडक्ट बना A। क्या बना? A। और एक दूसरा मैंने कंपाउंड लिया एल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो भी प्रोडक्ट बना A, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये H4 है। तो आपको दोनों A भी बताना है क्या है, और एल्काइल हैलाइड भी कौन सा है, दोनों बताना है। बताइए। मोबाइल तुम बैग में रखा करो, हाथ में निकाले नहीं हो? हाँ, ठीक, तो डिस्टर्ब करता है बेटा, दिमाग डाइवर्ट करता है। बोलिए, हुआ किसी का? बोलो भाई, सोडा लाइम से क्या बनता है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, -CO2 हो जाता है। तो जब -CO2 होगा तो क्या बनेगा? 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया। तो A आपको पता चल गया, ये क्वेश्चन अभी अभी जस्ट कराया।
अल्काइल हैलाइड से भी यही बनाना है, तो कौन सा अल्काइल हैलाइड चाहिए? प्रोपाइल हैलाइड चाहिए। CH3 CH2 CH2 Cl Br कुछ भी ले लो, Cl ले लो, बस। हो गया। चलो। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसे कैसे काम चलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो बना बी। बी का कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो बना सी। बी और सी के बारे में बताइए क्या क्या है। हम्म वहीं से एरो लगाया बेटा मैंने। वहीं से, उसी से बनाना। सी बन गया। चलो, यहाँ पे लेता हूँ ड्राई ईथर ऑब्लिक सोडियम। यहाँ पे ले लिया एल्काइल हैलाइड, ये डी ले लिया, BCD। सोचिए डी क्या होना चाहिए। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, दे ही देता हूँ, ई। ऐसे लिख दिया है मैंने, लिखने की भी जरूरत नहीं थी। हाइड्रोजन निकेल। इस तरह की कन्वर्जन बेटा जब रिएक्शन याद होगा तो खटाखट कर लोगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। रिएक्शन याद होना चाहिए लेकिन उसके लिए। कोई सा बना किसी का? चलो। तो फैज ये बताओ, एसिड का बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो एसिड का सॉल्ट क्या होता है? H हटा करके और Na लगा देते हैं, बस। तो क्या बन जाएगा? C 3 बार है तो मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, जगह की कमी है। C3H7COONA। लग गया नहीं? हो गया, ये बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो मुस्कान, इसका नाम बोलो। सोडियम सॉल्ट ऑफ 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन है, 3 ये और एक एसिड वाला, 4 कार्बन हो गए। तो सोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए।
गुड, ये हो गया। अब जब हम कॉल्स रिएक्शन कराते हैं तो बेटा बताओ क्या बनेगा। कई बार उसके अंदर बोला मैंने, उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है ना। तो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा C3H7, इसका फ्री रेडिकल बनेगा। और एक दूसरा होगा H7C3, इसका फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, C6H14, ये बन गया। क्या नाम है इसका, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन, खाली हेक्सेन भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। एल्काइल हैलाइड कौन सा ले, ये वाला कौन सा रिएक्शन है फैज, बोलो इसका नाम। इंदमाम तुम्हें याद है बेटा कौन सा रिएक्शन है ये, सोडियम प्लस ड्राई ईथर, सेकंड वाला करवाया था, वुड्स, वुड्स रिएक्शन, याद आ गया। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, एल्काइल हैलाइड कार्बन वही फ्री रेडिकल जुड़ जाते थे। तो कौन सा वाला ले, 6 कार्बन का बनाना है, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते थे, तो इसके अंदर भी कौन सा एल्काइल हैलाइड लेंगे, C3H7Cl, कोई भी हेलोजन ले लो, Br ले लो, आयोडीन ले लो, हैं, तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे और हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है ना, इससे ये बन जाएगा। तो डीवी आंसर आ गया, क्या आ गया, प्रोपाइल हैलाइड या क्लोरोप्रोपेन, प्रोपाइल क्लोराइड, जो चाहे नाम दे दिए, सब ठीक है। अब डी वाला बताइए, इसमें कई एल्कीन होंगे, देखो ये कौन बताता है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो हमें नॉर्मल बनाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ तो भी बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा तो भी, और यहाँ पे लगा होगा तो भी बन जाएगा। तो 3 तरह की एल्कीन में से कोई भी होगा तो बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, हाउ मेनी एल्कीन्स कैन गिव दिस प्रोडक्ट, तो 3, उसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन एंड 3 हेक्सीन। ये क्या है, ये 1 हेक्सीन है, 1 हेक्सीन, ठीक है, ये 3 हेक्सीन है, या हेक्स 3 इन, ये हेक्स 2 इन, ये हेक्स 1 इन। तो ये हमारे कुछ, मैंने सारे रिएक्शंस की एक छोटी सी प्रैक्टिस भी करा दी आपको, ये हो गया। चलिए, गुड। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, तो 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, मेन तो हम लोग केमिकल पढ़ेंगे लेकिन फिजिकल भी होती है प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, किसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी? जिसको हम फील कर सकते हैं। स्मेल हो गई, उसकी सॉफ्टनेस हार्डनेस हो गई, उसका टेम्परेचर हो गया, उसकी सॉलिबिलिटी हो गई, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब क्या आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग सोलिबिलिटी पढ़ेंगे, और इसी के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, चलिए, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से एक बार इसको पढ़ लीजिए, हमेशा ये अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए एक बार पढ़ा रहा हूँ, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, यही हर जगह रिपीट होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स का इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, जब नंबर ऑफ कार्बन इन दी चेन इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी अगर मीथेन है, अगर मीथेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इथेन होगा C2H6, इसका उससे ज़्यादा होगा। C3H8 उसका उससे ज़्यादा होगा। C4H10 उसका उससे ज़्यादा होगा। C5H12 उसका उससे ज़्यादा होगा। कार्बन बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सब गैसेज होती हैं। ठीक है, बल्कि पेंटेन भी किस उस पर गैस हो जाती है। उसके बाद फिर हेक्सेन आ जाइए, C6H14, ये सब लिक्विड होना शुरू हो जाती हैं। H7 और सॉरी C7H16, C8H18, ठीक है, और C9H20, ये सब क्या होती हैं, लिक्विड होती हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया नहीं बढ़ गया, वो गैस है तो गैस तो ऑलरेडी बॉइल्ड है, उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं, वो तो गैस है, उसको तो और लिक्विफाई करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तब लिक्विफाई होगी। लेकिन ये सब क्या है, ये सब लिक्विड होती हैं ऑलरेडी। और बहुत ज़्यादा कार्बन वाली चेन ले लेंगे, एल्केन ले लेंगे जिसके अंदर 15, 20, 25 कार्बन हो, तो वो सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रहेगा। इसका रीजन किसी को याद है, रीजन क्या है इसका? बॉन्डिंग में पढ़ा था हमने, सर जब पढ़ा था तब पढ़ा था, अब थोड़ी याद है। यही कार्बन चेन का नंबर, कार्बन का नंबर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करता है? रीजन is because wonder wall forces increases, वंडरवाल फोर्स क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, लिख लिया। वंडरवाल फोर्स कैसे काम करती है, ये कार्बन चेन है 3 कार्बन की, ये दूसरे कार्बन चेन है 3 कार्बन की,
तो इनके सरफेसेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जा करके बॉन्डिंग वाले चैप्टर में वंडरवाल फोर्स मैंने डिटेल में समझाया, उसको पढ़िएगा, लेक्चर सुन लीजिएगा। वो जो इंटरेक्शन होता है ये वंडरवाल इंटरेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? वंडरवाल फोर्स कहलाता है। अब देखिए चेन आपने बड़ी कर दी, चेन आपने बड़ी कर दी, तो क्या हो जाएगा? बोलिए। तो वंडरवाल फोर्स बढ़ गए नहीं बढ़ गए? बढ़ गए। तो इसलिए क्या हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बना लो इसको। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब आता है सोल्युबिलिटी। आगे चलें। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी हम लोग दो तरीके के सॉल्वेंट में चेक करेंगे। एक होगा हमारा पोलर सॉल्वेंट, दूसरा होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। दूसरा क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का जीरो नहीं होता। ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग कौन कौन से एग्जाम्पल से डील करेंगे? ज्यादातर वाटर और अल्कोहल से। ये दोनों के दोनों क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट निकालना, उसको फाइंड आउट करना, ये सब हम बॉन्डिंग में अच्छे से देख चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट भी नहीं हुआ। हुआ था टेस्ट केमिकल बॉन्डिंग का? नहीं, टेस्ट तो हो ही नहीं पा रहा है सिलेबस ही खत्म करने के चक्कर में। चलो लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसके अंदर बेसिकली हम डील करेंगे बेंजीन से। ठीक है, C6H6। टॉलिन से, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन बनाइए और बेंजीन बना करके उस पर CH3 लगा दिए, टॉलिन। या फिर ये जो हमारा एल्केन्स हैं ये भी यूज होते हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है। ये सब हमारे कैसे हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? C5H, और फिर CH3 अलग से लिख दीजिए। और एक साथ लिखना है तो C7H8 लिख दीजिए। ठीक है। हाँ, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म कहलाती है। अब देखिए असल आते हैं सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या मतलब हुआ? कि अगर पोलर होगा, अगर पोलर होगा कंपाउंड, पोलर होगा तो वो किस में डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, बस। और अगर नॉन पोलर होगा तो किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इतनी सी सॉल्युबिलिटी की बात।
अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि एल्केन्स किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? बोलो, एल्केन किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? एल्केन नॉन पोलर में होंगे। क्यों? क्योंकि एल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं ना। एल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। भाई ये एल्केन है, ये रहा, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे कहीं पे चार्ज दिख रहा है आप लोगों को? कहीं चार्ज आएगा? भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2। इसकी कितनी होती है? 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लेजिबल है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, नेग्लेजिबल। तो कोई चार्ज है ही नहीं। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो डाइपोल मोमेंट तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। क्लियर हुई बात? एक और हमने कंपाउंड बताता हूं, ये क्या है? CCl4। क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5। 3 है, 3.5 3। और इसकी कितनी है? 2। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्या ये पोलर होगा? इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, इस वजह से ये नॉन पोलर है। ये भी नॉन पोलर है। ये वाला बॉन्ड तो पोलर हो गया है। डाइपोल मोमेंट किधर होता है? पॉजिटिव से, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किधर होगा? बोलिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इधर भी किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इधर भी यहाँ होगा। इसका डाइपोल मोमेंट जा रहा है ऊपर, इसका डाइपोल मोमेंट इन तीनों का, ये तीनों कैसे हैं? ट्राइपोड की तरह है ना। तो इनका नेट किधर जाएगा? इनका नेट नीचे की तरफ जाएगा। ये डाइपोल मोमेंट इन तीनों की वजह से नीचे जा रहा है और इसकी वजह से ऊपर जा रहा है। ये इसको कैंसिल कर देगा, दोनों का नेट रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो बॉन्ड पोलर है यहाँ पे। बॉन्ड ये मैंने बहुत अच्छे से कराया था यहाँ पे। बॉन्ड इज पोलर बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ठीक है? तो ये भी एग्जाम्पल किसके अंदर आएगा? सॉरी, ये एग्जाम्पल किस में आएगा? ये इसी के अंदर आएगा। CCl4 भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में एग्जाम्पल आएगा। बॉन्ड पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है? हाँ। तो एल्केन्स कहाँ सोल्यूबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किसके अंदर? बेंजीन में सोल्यूबल होगा, टॉलिन में होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा। इन सारे कंपाउंड्स में क्या होगा? एल्केन सोल्यूबल होगा। क्या पानी में सोल्यूबल होगा? नहीं। क्या अल्कोहल में सोल्यूबल होगा? नहीं। ठीक है, गुड। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ ली? फिजिकल वाली पढ़ ली। अब हम लोगों को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर दिया या कल से करें? चलो कल से करते हैं। तो कल से केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी शुरू करते हैं। 2-3 रिएक्शन है उसके अंदर भी, और बस वही पढ़ना है।